क्या लिखा हुआ है मेंस एग्जामिनेशन के लिए? यूपीएससी ने क्या लिखा है? द मेंस एग्जामिनेशन इज इंटेंडेड टू असेस द ओवरऑल इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स, और उसके बाद एंड द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैंडिडेट। क्या लिखा हुआ पॉइंट देखिएगा, एंड द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैंडिडेट रादर देन मेयर द रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मेमोरी। जो 2 क्वेश्चन, जो 2 से 3 क्वेश्चन रैंडम आए ना उठा करके कहीं से भी, आपका माइंड बार बार उन पे जाएगा कि यार ये क्वेश्चंस नहीं आते, मे बी ये उस रिसोर्सेज में है, उस बुक में है, बैटल वो प्लासी टू पार्टीशन, इस वाली प्लासी टू पार्टीशन बुक में है, और वहां से अगर मैं क्वेश्चन को करूंगा और वो पढ़ूंगा तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। सो आप उस बुक को पढ़ने चलेंगे। 2 आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, आपको याद भी, आपने प्रैक्टिस भी किया हुआ है, तीनों स्टेप को क्लियर कर लिया इस सब्जेक्ट में, लेकिन स्टिल अभी भी आप वहां पर जा रहे हैं वो बुक पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको एक रैंडम टॉपिक मिल गया, आपको एक रैंडम क्वेश्चन मिल गया, उसने आपको स्ट्रेस दिया, उस स्ट्रेस ने आपको मजबूर किया, कंपेल किया कि वो बुक पढ़ने के लिए, और आप वो बुक पढ़ने चले गए। Hello friends, welcome to an academy. In today's session, we are going to discuss about some of the important points that you should keep in your mind if you are preparing for the UPSC exam. और ये जो points हैं, ये उनके लिए भी all the most significant है जिन्होंने UPSC का attempt दिया, इस बार attempt दिया, prelims उन्होंने attempt किया, but unfortunately they are not qualifying this exam. So उनके लिए भी ये जो points हैं वो बड़ी significant है, because अगर आपका qualify नहीं हो रहा इस बार का prelims, देन आपको अपनी तैयारी में झांकना होगा, आपको देखना पड़ेगा कि यस आपकी कमी कहां पर रही है, कहां पर आपने मिस्टेक करी है। एंड आई मस्ट से कि जो भी मैं पॉइंट आपको यहां पर बताऊंगा, और आप अगर सेशन को एंड तक देखते हैं, आपको कोई ना कोई गलती इन पॉइंट्स में से आपको अपनी तैयारी में अवश्य मिल जाएगी। सो प्लीज आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। अगर आप बिगनर हैं बिल्कुल तब भी, और आपने एक अटेम्प्ट दिया है, लेट अस से कि आपने अपनी 1 से 1.5 साल अभी तैयारी कर चुके हैं, और उसके बाद आपने अटेम्प्ट दिया है, तो भी आपके लिए ये पॉइंट ऑल द मोर वेरी सिग्निफिकेंट, बिकॉज मैक्सिमम ऑफ द एस्पिरेंट्स जो रहते हैं इन पॉइंट्स में से कोई ना कोई मिस्टेक जरूर करते हैं। सो चलिए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए, जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, दैट से प्लीज से नो टू द सुपरफिशियल नॉलेज। और ये वर्ड्स मेरे नहीं है, ये यूपीएससी के ही वर्ड्स हैं, उनके यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन है 2025 का, आप उसमें से ये वर्ड्स देख सकते हैं, वहां से इन वर्ड्स को डायरेक्टली पिकअप किया गया है, डायरेक्टली उठाया गया है इन वर्ड्स को। अब देखिए, यूपीएससी ने ये वर्ड्स अगर नोटिफिकेशन में ऐड किए हैं तो इसका मतलब दे आर वेरी मच सिग्निफिकेंट, और डायरेक्टली यूपीएससी ने बोला है कि नो सुपरफिशियल नॉलेज। ये यहां पर देखिएगा आप, यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है मेंस एग्जामिनेशन के लिए। यूपीएससी ने क्या लिखा है? द मेंस एग्जामिनेशन इज इंटेंडेड टू असेस द ओवरऑल इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स, और उसके बाद एंड द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैंडिडेट। क्या लिखा हुआ पॉइंट देखिएगा, एंड द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैंडिडेट रादर देन मेयर द रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मेमोरी। ये आपकी मेमोरी का टेस्ट नहीं है दोस्तों। सो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। एक्चुअली क्या होता है कि हमारा जो ध्यान का जो केंद्र है वो केवल और केवल प्रीलिम्स होता है, इसीलिए जो मैक्सिमम प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम फैक्ट्स पर ज्यादा फोकस करते हैं। जबकि जो प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आएंगे, आप उठा करके देखिएगा, उसमें से भी आपको 1/4, इनफैक्ट आपको 1/3 के अराउंड क्वेश्चंस, 1/3 के अराउंड क्वेश्चंस जो देखने को मिलेंगे वो आपके लिए कंसेप्ट्स की डिमांड करेंगे। वो जब तक आपको इन डेप्थ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक वो क्वेश्चंस भी सोल्व नहीं होने वाले दोस्तों। सो इट इज जस्ट अ मिथ के यूपीएससी इट इज ऑल अबाउट द फैक्ट्स, इट इज अबाउट द रोट लर्निंग ऑफ द फैक्ट्स, कि आपने पढ़ लिया, आपके पास जो भी रिसोर्सेज है, और अब आप उनको बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार उनको कंठस्थ करके चले जाएंगे। नहीं, दिस इज द रॉन्ग वे, दिस इज द रॉन्ग स्ट्रेटजी माय डियर फ्रेंड्स। एक्चुअली तैयारी में क्या होता है कि तैयारी में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को समझना पड़ता है। सो पहला स्टेप आता है अंडरस्टैंडिंग, एंड जो अंडरस्टैंडिंग से आप सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, दिस लीड टू डेवलपमेंट ऑफ द ओवरऑल इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स इन यू। और जब वो ओवरऑल इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स आपकी एनालाइज करने की क्षमता बढ़ जाएगी, तब उससे आपके कंटेंट में और आपकी अंडरस्टैंडिंग में डेप्थ आएगी दोस्तों, गहराई आएगी। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैं बार बार जितने भी पहले स्ट्रेटजी वीडियो बनाई है उसमें भी मैं इस पॉइंट को बार बार बोलता हूं, बार बार डिस्कस करता हूं। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट बच्चे मिस कर जाते हैं। जब तक आपको सब्जेक्ट अच्छे से समझ में नहीं आए तो समझ लेना गड़बड़ है वहां पर। सो प्लीज फोकस ऑन दिस। इसीलिए ध्यान रखिएगा, नो मेयर सुपरफिशियल नॉलेज, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। एंड दिस एग्जाम इट इज नॉट अबाउट चेकिंग योर मेयर द इंफॉर्मेशन, द रेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड योर मेमोरी। ये मेमोरी का टेस्ट है ही नहीं दोस्तों, दो इट सीम्स लाइक अ टेस्ट ऑफ योर मेमोरी, बट एक्चुअली इट इज नॉट सो। सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। तो इससे टेक अवे क्या है फॉर द न्यू लर्नर जो अभी अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, उनके लिए सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि जैसे ही आप अपने सब्जेक्ट स्टार्ट करें, जैसे कि पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िएगा और समझने का प्रयास करिएगा। वर्ल्ड मैपिंग पढ़ रहे हैं तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि आपने कंट्रीज को पढ़ लिया, उनकी लोकेशन पढ़ ली, दैट्स ऑल।
अरे वो फर्स्ट स्टेप है, इनफैक्ट वो तो बस इंट्रोडक्शन है। उसके बाद आप उस एरिया की जियोपॉलिटिक्स, उससे इंटरनेशनल रिलेशन से उसको कनेक्ट करके पढ़ेंगे, वहां के इश्यूज को समझेंगे, वहां के फिजिकल पॉलिटिकल एस्पेक्ट को समझेंगे, उसके बाद वहां के फिजिकल एस्पेक्ट्स को समझेंगे, तब जाकर के चीजें इंटीग्रेट होकर के आपके पास जो खिचड़ी बनेगी वो आपकी सहायता करेगी। इसको बोलते हैं कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। लेकिन आप फैक्ट्स पे कहां पर रुक जाएंगे? आपने पढ़ा ये कंट्री, उसके आसपास की सराउंडिंग लोकेशंस पढ़ लिया आपने, दैट्स ऑल। ये जस्ट वन स्टेप ऑफ द प्रिपरेशन है। इसमें क्या होगा कि आप प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे और आपको हर बार ऐसा लगेगा कि यार काश ये क्वेश्चन सही हो जाता, मैं भूल गया। सो इट इज अबाउट कि नेक्स्ट टाइम अगर मैं रिवाइज करके जाता तो ये क्वेश्चन और सही हो जाता, ये भी सही हो जाता, और आई वुड हैव क्वालिफाइड दिस। अरे नेक्स्ट टाइम कुछ और क्वेश्चन आ जाएगा। सो इट इज नॉट अबाउट द टेस्ट ऑफ योर मेमोरी और कितना याद करेंगे आप। ऑफ कोर्स इसमें मैंने आपको बताया सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग है, उसके बाद मेमोराइजेशन है, और उसके बाद है प्रैक्टिस। तो जब तक आपने अगर ये मिस कर दिया अंडरस्टैंडिंग, या यहां पर आपकी वीकनेस है, कमजोरी है, तो उसके बाद ये स्टेप भी कमजोर रहेगा, मेमोराइजेशन। इसमें भी आपको वीकनेस मिलेगी आपको कुछ ना कुछ। लेकिन अगर ये पॉइंट स्ट्रॉन्ग रहा अंडरस्टैंडिंग, तो मेमोराइजेशन वाला भी अपने आप स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, और उसके बाद आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। इट इज नेवर द अदर वे राउंड। ये ऐसे नहीं है कि पहले आप प्रैक्टिस करेंगे फिर उसके बाद मेमोराइजेशन फिर अंडरस्टैंडिंग, नो, ये ऐसे ही चलेगा, अंडरस्टैंडिंग, मेमोराइजेशन और प्रैक्टिस, ऐसे ही चलेगा दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट मैंने बार बार कहा, और आपको यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन है उसी में ही यूपीएससी आपसे क्या डिमांड करती है, क्या चाहती है, ये जस्ट आपके सामने मैंने शोकेस किया है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, देखिए द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डू नॉट कॉपी एनीवन व्हाइल चूजिंग योर ऑप्शनल। अगर आपने किसी को कॉपी किया अपने ऑप्शनल सेलेक्ट करते वक्त, या फिर आप किसी से भी इन्फ्लुएंस हुए अपना ऑप्शनल सेलेक्ट करते वक्त, तो याद रखिएगा दिस इज गोइंग टू कॉस्ट यू टू मच, है ना। वो कैसे आपको नुकसानदायक है आपके लिए, वो इस प्रकार से है, क्योंकि अगर आपने बिना तर्क शक्ति, बिना एनालाइज किए, बिना सोच विचार किए हुए आपने ऑप्शनल लिया, तो आपके ऑप्शनल में आप अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाले। और अगर यदि आपने ऑप्शनल में अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आप अच्छा स्कोर नहीं करेंगे, और अच्छा स्कोर नहीं करेंगे तो आपका लिस्ट में नाम कभी नहीं आने वाला, बिकॉज ऑप्शनल इज अ गेम चेंजर। ऑप्शनल के मार्क्स अल्टीमेटली दे आर दीज मार्क्स दे आर गोइंग टू डिसाइड वेदर यू आर इन द लिस्ट और इन नॉट इन द लिस्ट। अगर लेट अस सपोज कि आप कोई बात नहीं, जीएस के दम पे आप लिस्ट में आ गए, आप एक्सेप्शनल केस हैं, आई एम एक्सेप्टिंग दिस थिंग, तब भी आपको रैंक नहीं आएगी। अगर रैंक भी थोड़ी सी आ गई तो आपको आईएएस या आईपीएस हो सकता है वो ना मिले। सो आई मस्ट से कि प्लीज चूज योर ऑप्शनल केयरफुली। ऑप्शनल को सेलेक्ट करते टाइम कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहला, केवल और केवल अगर ऐसा ऑप्शनल आपको सेलेक्ट नहीं करना कि आपने लेट अस से कहा कि आपका इसमें 100% इंटरेस्ट है, आपका अच्छा खासा इसको पढ़ने में मजा आता है, आपको इंटरेस्ट आता है, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। नहीं, ऐसा केवल दिस इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया यू शुड फॉलो। उसके बाद देखिए उसका सिलेबस कैसा है, कहीं उसका जो मटेरियल है वो मार्केट में सफिशिएंट गाइडेंस है या अवेलेबल नहीं है। उसके साथ साथ देखिए कि इसका जो सक्सेस रेशियो है वो कितना है, इसका जो सिलेबस है वो कितना है, इसमें कंपटीशन कितना है। सो इसके लिए आप यूपीएससी की जो एनुअल रिपोर्ट है जो यूपीएससी हर साल प्रेजेंट करता है, उसमें देखिए कि किस ऑप्शनल का सक्सेस रेशियो कितना है, और फिर सेलेक्ट करिए। मान लीजिए आपको 2 ऑप्शनल में इंटरेस्ट है, लेट अस सपोज कि आपका पीएसआईआर है, आपको ज्योग्राफी भी है, आपके पास पबेड भी है, और आपके पास एक और ऑप्शनल एग्रीकल्चर। अब देखिए आपको मान लीजिए चारों में इंटरेस्ट है, सो फिर नेक्स्ट पॉइंट पर आइएगा किसका सिलेबस कम है, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आइएगा किसमें गाइडेंस अवेलेबल है, फिर देखिएगा किसका सक्सेस रेशियो इन ऑप्शनल्स का अच्छा है, ऐसे देखिएगा। और फिर एक जब आप कंप्लीट एनालाइज कर लें उसके बाद ऑप्शनल को सेलेक्ट करिएगा, इस भाव में आकर के कि यस इस बार का जो टॉपर है उनका ऑप्शनल ये था और उनके 300 प्लस मार्क्स आए हैं, हमारे भी 300 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। दोस्तों बहुत भारी मिस्टेक हो जाएगी, और इतनी बड़ी मिस्टेक अगर आपने कर दी तो ये आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस लिखा, हर बार आपके मेंस में कम नंबर आएंगे, और आप एक नेगेटिव साइकिल और नेगेटिव लूप में फंस जाएंगे, और वो आपको क्या आपके सारे अटेम्प्ट लेकर के चले जाएंगे। इसलिए ये जो पॉइंट है कि प्लीज चूज योर ऑप्शनल्स केयरफुली, अपने ऑप्शनल को सेलेक्ट करते हुए आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए कि प्लीज इन पर ध्यान दीजिएगा, और उसके बाद अपने ऑप्शन को सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। उसके बाद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डू नॉट ओवर स्ट्रेस योरसेल्फ। अगर आपने इस तैयारी में, देखिए बहुत बड़ी लंबी प्रिपरेशन है, और इनफैक्ट सिलेबस कंप्लीट करने में ही, जीएस का कंप्लीट करने में आपको 12-13 महीने, इनफैक्ट आपको 14-15 महीने तक भी लग सकते हैं जीएस का कंप्लीट करने में ही, और आपको 4-5 महीने इसी के साथ साथ एटलीस्ट 5 से 6 महीने तो आपको ऑप्शनल में भी कंप्लीट करने को लगेंगे। अगर आप जीरो से बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, लेट्स से कि एनी ह्यूमैनिटी ऑप्शनल आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको 5 से 6 महीने आराम से लग जाएंगे। सो आपको सिलेबस कंप्लीट करने के लिए ही आपको 15 महीने 16 महीने के अराउंड लगेंगे, या 14, 15, 16 डिपेंडिंग अपॉन द लेवल और द कैपेसिटी, डिपेंडिंग ऑन योर मेंटल कैपेसिटी। तो आपको 14 to 15 या 16 मंथ्स लग जाएंगे इतने में ही। तो आप देखिए इतनी लंबी तैयारी है जिसमें आपको सिलेबस कंप्लीट करने में ही इतना टाइम लग रहा है। इसका मतलब उसके बाद आप रिवाइज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट कंप्लीट किया, इसका मतलब अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट, उसके बाद आप इसको रिवाइज करेंगे, मेमोराइज करेंगे, फिर प्रैक्टिस। इसी में ही अगर 14-15 मंथ्स लग रहे हैं पहले स्टेप में, उसके बाद जो सेकंड स्टेप आएगा उसमें भी 2-3 महीने लगा लीजिए, और प्रैक्टिस में भी 2-3 महीने। इसका मतलब आप एग्जाम रेडी होंगे कम से कम आप 19 या 20 महीने बाद। आप 2 साल की तपस्या लगा लीजिए डायरेक्ट, तो
उसके बाद आप एग्जाम को अच्छे से अटेम्प्ट करने लायक होंगे दूसरे साल में। तो इसका मतलब क्या, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि ये 2 साल ये इजी नहीं होने वाले दोस्तों, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहेगी आपके लिए। और इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अगर आप और ज्यादा अपने आप को स्ट्रेस रखेंगे, देन यू आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स, क्योंकि ओवर स्ट्रेस्ड माइंड और नेगेटिव माइंड और ओवर स्ट्रेस्ड माइंड पॉजिटिव रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा दोस्तों। इट इज वेरी डिफिकल्ट, वो नहीं कर पाएगा, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल। याद रखिएगा, खुश दिमाग और खुश मन जो रहेगा ना, खुश मन रहेगा, वो ही दिमाग की 100% एफिशिएंसी को प्रोड्यूस कर पाएगा। अगर आपका मन ही आपको विचलित कर रहा है, बार बार आपको शंका या बार बार स्ट्रेस बार बार आपको डरा रहा है, तो आप कैसे अपने माइंड की 100% एनर्जी को यूटिलाइज कर पाएंगे? आप कर ही नहीं पाएंगे, उससे आपकी एफिशिएंसी कम होगी। जब आप अच्छे से पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, आप एफिशिएंट है ही नहीं, तो बताइए कैसे एग्जाम निकलेगा? निकल ही नहीं पाएगा। आप हो सकता है प्रीलिम्स में आउट हो जाए, मेंस में आपके पास 9 पेपर हैं जिसमें से 7 के मार्क्स काउंट होंगे, आप वहां कहीं ना कहीं मिस्टेक करके आएंगे। लेट अस सपोज कि आपने प्रीलिम्स भी निकाल लिया, अपने स्ट्रेस को छुपा लिया, आपने मेंस को भी छुपा लिया, आप इंटरव्यू में कैसे करेंगे? जब आपके सामने कंप्लीट पैनल होगा और आप अकेले होंगे, वहां पर आपका स्ट्रेस कहीं ना कहीं झलकेगा। और अगर आपका स्ट्रेस उजागर हो गया, पकड़े गए, कहीं ना कहीं 3 स्टेप में कम नंबर आएंगे, यू आर आउट ऑफ द रेस। सो इसका मतलब आपको अपनी तैयारी में अपने माइंड को ट्रेन नहीं करना है स्ट्रेसफुल सिचुएशन के लिए, नहीं, आपको काम रहना है, शांत रखना सीखना है, कंपोज रहना सीखना है इस तैयारी के दौरान, कि कोई बात नहीं, ठीक है, सारी चीजें। तो देखिएगा आपको स्ट्रेस देने वाले पेन पॉइंट्स कौन से इस तैयारी में, उनको रिमूव करने की कोशिश करिएगा, दूर करने की कोशिश करिएगा। तब जब आप ऐसा करेंगे, तब आप अल्टीमेटली अपने जो दिमाग है उसको ट्रेन कर रहे हैं कि वो 100% यूटिलाइज करे अपनी एनर्जी को। और जब आपके दिमाग 100% अपनी एनर्जी यूटिलाइज करेगा, तो आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी दोस्तों, याद रखिएगा। लेकिन स्ट्रेस्ड माइंड से तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है, इनफैक्ट वो 0 की तरफ ही जा रही है, अगर आप ज्यादा टाइम तक स्ट्रेस रहेंगे तो, याद रखिएगा। सो नेक्स्ट पॉइंट इज, डू नॉट ओवर स्ट्रेस योरसेल्फ। ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जाइएगा ट्रेडिशनल जो कोचिंग हब्स हैं, जहां पर भी ट्रेडिशनल आईएएस की कोचिंग होती है, वो उन गलियों में और चौराहों में जाकर के देखिएगा, वहां पर एक अलग ही स्ट्रेसफुल कंडीशन है, वहां पर एक अलग ही नेगेटिविटी है। वहां पर जितने भी जो अभ्यर्थी हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, मैक्सिमम दे आर ओवर स्ट्रेस्ड, दे आर ओवर स्ट्रेस्ड। सो प्लीज इस वाले पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा क्रूशियल पॉइंट्स है, ये बहुत ज्यादा क्रूशियल पॉइंट है ये भी एक। उसके बाद नो डुप्लीकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। लेट अस से कि आपको एक सब्जेक्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया, आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ा, आपने स्टैंडर्ड सोर्स से पढ़ा, मतलब जहां से क्लास करनी है, आपने 40 लेक्चर पढ़े हैं मॉडर्न इंडिया के, 2-2 ढाई घंटे के, आप समझते हैं मॉडर्न इंडिया को। उसके बाद आपने एनसीईआरटी से भी पढ़ा, नई और पुरानी दोनों से पढ़ने के बाद आपको सारी चीजें समझ में आ रही, बिल्कुल पिक्चर क्रिस्टल क्लियर है। कोई भी अगर आपको मेंस का क्वेश्चन दे, तो यस यू आर गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन। नाउ अब डुप्लीकेशन ऑफ द रिसोर्सेज कैसे होगा? अब लेट अस सपोज कि आपके सामने कोई एक क्वेश्चन आ गया प्रीलिम्स का, बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत अजीब सा क्वेश्चन है। आप प्रीलिम्स में 10 में से 7 क्वेश्चन बना देते हैं प्रीलिम्स के, लेकिन आपके पास जो 2 क्वेश्चन, जो 2 से 3 क्वेश्चन रैंडम आए ना उठा करके कहीं से भी, आपका माइंड बार बार उन पे जाएगा कि यार ये क्वेश्चंस नहीं आते, मे बी ये उस रिसोर्सेज में है, उस बुक में है, बैटल वो प्लासी टू पार्टीशन, इस वाली प्लासी टू पार्टीशन बुक में है, और वहां से अगर मैं क्वेश्चन को करूंगा और वो पढ़ूंगा तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। सो आप उस बुक को पढ़ने चले गए, 2 आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, आपको याद भी, आपने प्रैक्टिस भी किया हुआ है, तीनों स्टेप को क्लियर कर लिया इस सब्जेक्ट में, लेकिन स्टिल अभी भी आप वहां पर जा रहे हैं वो बुक पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको एक रैंडम टॉपिक, आपको एक रैंडम टॉपिक मिल गया, आपको एक रैंडम क्वेश्चन मिल गया, उसने आपको स्ट्रेस दिया, उस स्ट्रेस ने आपको मजबूर किया, कंपेल किया कि वो बुक पढ़ने के लिए, और आप वो बुक पढ़ने चले गए। सो ये होता है मेन कॉज, द डुप्लीकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। लेट अस से कि अभी 2 महीने बचे हो जस्ट प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, और आपके पास करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए, कोचिंग ने बना दिए करंट अफेयर्स के, आपका इतने कैपेबिलिटी है कि आप 100 नंबर लेके आ जाएं प्रीलिम्स में, बट स्टिल आपके पास कुछ क्वेश्चंस आ गए। मान लीजिए किसी कोचिंग XYZ का आपने उठाया, रैंडम क्वेश्चन उठा दिया उन्होंने, फिर आपको लगा यार ये क्वेश्चन तो पता नहीं कहां से आ गया, और मेरे पास तो 2 महीने बचे हैं, अगर मैंने अच्छे से नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी, ऐसे क्वेश्चंस नहीं बने तो मैं कैसे प्रीलिम्स को क्लियर करूंगा, और प्रीलिम्स क्लियर नहीं किया तो आगे वाली जो स्टेप्स हैं उसमें नहीं जाऊंगा, मेंस में, फिर उसके बाद इंटरव्यू। तो आप क्या करेंगे उस टाइम पे, आप एक नया करंट अफेयर्स की मैगजीन उठाएंगे, उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसको बोलते हैं डुप्लीकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं, आपने अच्छे से सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा है, सारे सिलेबस को पढ़ा है, आपने मेमोराइज भी किया, आपने प्रैक्टिस भी किया है, और आप स्कोर अच्छा कर रहे हैं, बट स्टिल आप डुप्लीकेशन ऑफ द रिसोर्सेज की तरफ जाएंगे, उनको डुप्लीकेट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका मन विचलित हो गया, आपका मन कमजोर हो गया, आपका मन डर गया नए रिसोर्सेज को, नए उसको देख करके, क्वेश्चन को देख करके, और आपने अपने जो पुराने जो रिसोर्सेज थे उनको साइड करके आपने नए रिसोर्सेज पढ़ना स्टार्ट कर दिया। सो प्लीज डू नॉट डू दिस थिंग, डू नॉट डुप्लीकेट योर रिसोर्सेज, ठीक है। और ये रिसोर्सेज डुप्लीकेशन मैंने क्या कहा, आपको पहचानना कैसे है? आपको तब पहचानना है कि आपने स्टैंडर्ड जो क्लासेज हैं वो भी आपने कर लिए हैं, आपने अपने जो रिसोर्सेज है, जो बेसिक रिसोर्स एनसीईआरटी वगैरह आपने वो भी पढ़ लिया है, और आप सब्जेक्ट को अच्छे से समझते हैं, आप मेंस के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आते हैं कि यस व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट। आप उनसे बात करते हैं तो आपको पता है कि यस वो मुझसे बात कर रहे हैं, इसका मतलब आपको समझ में आ रहे हैं। तो जब आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो व्हाई यू आर डुप्लीकेटिंग द रिसोर्सेज, तो वो मत करिएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज
नो एक्सेसिव फोकस ऑन द करंट अफेयर्स। प्लीज एक्सेसिव फोकस करंट अफेयर्स में मत करिएगा, याद रखिएगा। दो इट सीम्स लाइक कि आपके पास प्रीलिम्स के क्वेश्चन आएंगे, जैसे अगर कोई इस बार प्रीलिम्स दे रहा होगा और दिया होगा जिन्होंने प्रीलिम्स और जिनका अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन नहीं हो रहा होगा, देन दे आर सर्चिंग कि यार ये क्वेश्चन कहाँ से आया, कौन से करंट अफेयर्स के, कौन से मैगजीन से, कौन से न्यूज़पेपर से आया। और इस बार अगर वो नेक्स्ट अटेम्प्ट देंगे तो वो उसको फॉलो करने लग जाएंगे उस न्यूज़पेपर या मैगजीन को, कि यार तो इसका मतलब क्या है, वो दिन में 3 घंटे, 3.5 4 घंटे न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं, जबकि वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम पता नहीं कौन दूसरे न्यूज़पेपर से आ जाए, नेक्स्ट टाइम पता नहीं कौन सी और दूसरी मैगजीन से आ जाए, सो मैं कब तक पढ़ूंगा। इसका मतलब ये जो हंगर है करंट अफेयर्स के लिए, अलग अलग रिसोर्सेज के लिए, एक्सेस फोकस ऑन द करंट अफेयर्स, ये तो कभी बैलेंस आउट होगी ही नहीं, ये तो कभी नहीं बैलेंस हो सकती। सो इसका मतलब व्हाट यू नीड टू डू, आपको पीछे जाना है, देखना है कि जो बेसिक क्वेश्चंस आए हैं, जो बेसिक टेक्स्ट बुक में से आए हैं, जो अंडरस्टैंडिंग बेस आए हैं, वो क्वेश्चंस मेरे गलत नहीं होने चाहिए। अगर वो क्वेश्चंस गलत होते हैं तो इसका मतलब गड़बड़ है दोस्तों। सो एक्सेसिव फोकस ऑन द करंट अफेयर्स ये नहीं होना चाहिए आपका। आपने एक न्यूज़पेपर फॉलो किया, फॉलो करिए, उसको अच्छे से पढ़िए, 1 घंटा 1.5 घंटा कोई बात नहीं, आप उसको अच्छे से पढ़िए। पढ़ने के बाद उससे कोई नोट्स वगैरह बनाने की आवश्यकता नहीं है, बट अपने स्टैटिक से उसको कनेक्ट करिएगा, यस कौन से पेपर में, जीएस पेपर 1 2 3 4 में कौन से सिलेबस में है, और उस जो आर्टिकल उसको आप बाइफरकेट करने की कोशिश करिए अलग अलग इश्यूज में, उसमें क्वेश्चंस पूछिए। उसके बाद जब ऐसे हो जाए, ऐसे करें, तब इट्स ओके। एक ही न्यूज़पेपर के कुछ आर्टिकल आपने देख लिए, उसके बाद आपको लगे मंथली मैगजीन पढ़ने के लिए, आपका मूड हो तो पढ़ लीजिए, लेकिन एक ही को फॉलो करिएगा प्लीज, मल्टीपल उसमें भी डुप्लीकेशन मत करिएगा प्लीज, डू नॉट डू लाइक दिस। अगर आप न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ते हैं, देन आई विल से कि आप अगर मैगजीन ना पढ़ें तो भी चल जाएगा। न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ते हैं मतलब 1 1.5 घंटा डेली पढ़ते हैं और आप टच में है न्यूज़पेपर के, तो भी मैगजीन 130 40 पेज की आ रही है यार, उसको पढ़ने में ही हफ्ता 10 दिन चला जाएगा, फिर उसको कब रिवाइज करेंगे आप, कितने बार करेंगे। आप अपने न्यूज़पेपर को फॉलो करिए, आपका दिमाग आपकी सहायता कर देगा एग्जाम में, आप कुछ नहीं भूलने वाले। लेकिन अगर आप ऐसे डुप्लीकेट करते हैं तो आपकी जो तैयारी उसमें स्ट्रेस ही आएगा, रिसोर्सेज का स्ट्रेस आएगा। तो प्लीज डू नॉट डू लाइक दिस थिंग कि आप 2 2 3 3 मैगजीन पढ़ रहे हैं कोचिंग्स की, आप 2 न्यूज़पेपर को फॉलो कर रहे हैं। सो डू नॉट पुट योर एक्सेसिव फोकस ऑन द करंट अफेयर्स, रादर आपको अपना फोकस ट्रेडिशनल जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर करना है, उनके अंडरस्टैंडिंग पर करना है। और अल्टीमेटली क्या होगा कि देखेंगे आपका दिमाग जो है वो ट्रेन हो जाएगा, ऑप्शंस को पहचान लेगा कि यस यहाँ पर गड्ढा है कहीं ना कहीं। लेकिन वो तभी होगा जब आप अच्छे से चीज़ों को पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा चीज़ों को, मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बताया ना, फर्स्ट पॉइंट बताया आपको कि मेयर अगर सुपरफिशियल नहीं नॉलेज होगी तो आप करंट अफेयर्स की तरफ भागेंगे, तो आप रिसोर्स अलग अलग रिसोर्सेज की तरफ आपका दिमाग जरूर जाएगा, अगर आपका पहला पॉइंट कमजोर हुआ तो, सुपरफिशियल नॉलेज हुआ तो। इसीलिए बार बार मैं अपने सेशंस में बताता हूं कि आपके जो सब्जेक्ट हैं उसमें आपकी इनडेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मेयर सुपरफिशियल नॉलेज से बात नहीं बनने वाली है दोस्तों, ठीक है। सो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन पर आपको ध्यान देना है और इन 5 पॉइंट से आपको बचना है। अगर ये 5 पॉइंट्स जैसे आपको सुपरफिशियल नॉलेज नहीं होनी चाहिए, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि बचना है, सुपरफिशियल नॉलेज से आपको बचना है। तो प्लीज इन 5 पॉइंट्स पर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। लोगों के अटेम्प्ट्स निकल जाते हैं 4 4 5 5 6 6, उसके बाद आपके ऐसे जो पॉइंट्स हैं कि इन पर आप स्ट्रेस करिएगा, इन पर ध्यान दीजिएगा, उसके बाद ये पॉइंट आते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आपने ध्यान दिया तो आपके अटेम्प्ट्स, आपकी एनर्जी, बहुत काफी कुछ बच सकता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। लेट अस से कि अभी आपने अपना फाउंडेशन भी नहीं किया और आपको फंडामेंटल जो सब्जेक्ट्स हैं उसी से स्टार्ट करना है आपको, बिल्कुल स्क्रैच से। अगर आप जस्ट अभी कॉलेज में आए हैं तो भी आप कर सकते हैं, आपने जस्ट 12th पास किया है तो भी कर सकते हैं, और अभी आप जस्ट कॉलेज के 3rd 4th ईयर में और आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। एंड वाई यू शुड ज्वाइन द अनअकैडमी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहला अनअकैडमी पर कस्टमाइज एजुकेशन का मॉडल है। मतलब अनअकैडमी पर पास्ट जितने भी टीचर्स हैं, भाई स्टैटिक जो पार्ट है पॉलिटी का, जो संविधान है वो तो सेम है ना, उसमें इतने चेंजेस थोड़ी ना है। तो वो जो स्टैटिक पार्ट है, इंडिया में जो भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉलिटी के टीचर्स हैं वो सारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर कभी ना कभी उन्होंने पढ़ाया। सो आप उनकी सभी की क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। जो भी अनअकैडमी पर अभी अवेलेबल टीचर हैं, ऐसा नहीं है कि पॉलिटी के सिर्फ एक है, अभी भी मल्टीपल टीचर्स हैं, और जितने भी एक्सपीरियंस्ड हैं वो भी अवेलेबल है अनअकैडमी पे। सो उनसे अपनी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। इसका मतलब, इसको बोलते हैं कस्टमाइज एजुकेशन का मॉडल, कि आपके पास एक टीचर को थोपा नहीं जा रहा है, आप जिससे आपका मन करे एक बार आप सब्सक्रिप्शन लीजिए नेटफ्लिक्स की तरह, और आप जिससे मन चाहे उससे अपनी तैयारी करिएगा दोस्तों। सो आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं, सबसे पहला बिकॉज ऑफ द कस्टमाइज एजुकेशन मॉडल। दूसरा, सहूलियत के लिए, अगर आप वर्किंग हैं, लड़से कि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में, आपका मन करता है तो आप दिन में 2 3 4 घंटे निकाल सकते हैं, तो आप अनअकैडमी से जुड़ करके कर सकते हैं अपनी तैयारी। और अनअकैडमी पर जो बैच का सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है वो है 19,999 रुपए में, और इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप कोड यूज करते हैं SK/50 तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, प्लस मुझसे मेंटरशिप। और उसके साथ साथ अब देखिए, ये आपके पास 1 साल का सब्सक्रिप्शन है, उसके साथ साथ आपको 1 साल का बिल्कुल फ्री मिलेगा, मतलब 24 मंथ्स का मिलेगा। आपको GS जैसे कंप्लीट करना करिए,
आपके पास बाउंडेशन नहीं है कि आपको 12 महीने में करना है, उसके बाद फिर आपको रिन्यू कराना पड़ेगा, नहीं, आपको 24 मंथ का ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया है। और याद रखिएगा दोस्तों, ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, आपको अपनी तैयारी को एक नई दिशा और दशा देनी, तो आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। उसके साथ साथ अनअकैडमी पर जो बैचेज हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे अनअकैडमी पर बाइलिंगुअल बैच है, आगाज बैच, ये 8 जून से स्टार्ट होने वाला है। हिंदी बैच है, ये भी 8 जून से स्टार्ट होने वाला है, संभव बैच। उसके साथ साथ इंग्लिश बैच, फाउंडेशन बैच, ये भी लाइव हो चुका है। बाइलिंगुअल बैच, न्यू बैच, ये भी स्टार्ट होने वाला 8 जून को। सो आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे लेकर जा सकते हैं। एंड यस, अनअकैडमी से आप ऑप्शनल भी कर सकते हैं, और ये है अनअकैडमी पर ऑप्शनल, और इनका प्राइस 8,499 रुपए है मात्र। और आपके पास ये जो ऑप्शनल है और आपके ऑप्शनल के जो टीचर हैं वो सब आपके सामने, आप अपनी तैयारी ऑप्शनल की कर सकते हैं अनअकैडमी से। उसके साथ साथ अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप अनअकैडमी के मेंस एनरिचमेंट प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। और अनअकैडमी पर आपके लिए मेंस एनरिचमेंट प्रोग्राम 5,999 रुपए का है, जिसमें आपको GS1, GS2, GS3, GS4 का जो कंटेंट होगा करंट से लिंक करके वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और ये मात्र आपको 5,999 रुपए में, जिसमें आपके पास आंसर राइटिंग वगैरह सारी चीज़ और इवेल्युएशन वगैरह सारी चीज़ आपको मिलेगी। सो आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं दोस्तों। एंड यस, आज के सेशन में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, जय हिंद फ्रेंड्स।